हेलो एवरीवन, हिस्ट्री सूत्रा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हिस्ट्री सूत्रा में हम लोग हैं थीम 8 में, एंड थीम 8 इज अबाउट पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, एग्रीरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। तो ये आपके मेडिवल हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। हिस्ट्री सूत्रा में 16-17 सेंचुरी मुगल एम्पायर की बात करेंगे। बिफोर आई बिगिन दिस चैप्टर, हमेशा की तरह से अगर इफ यू हैव नॉट ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज ज्वाइन कर ले। उम्मीद है अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा, बट अगर नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में यू कैन सी एक मुगल पेंटिंग में 17th सेंचुरी का एक पेंटिंग, ये जो है इट क्लियरली डिपिक्ट्स द एग्रीकल्चर दैट इज हैपनिंग। अब भाई क्यों ना डिपिक्ट करें, 85% आपका पॉपुलेशन जो इंडिया का है उस वक्त विलेजेस में रहता है। एंड ये किस तरह रह रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे से एक शब्द का प्रयोग किया गया, इनफैक्ट 3 शब्दों का प्रयोग किया गया कि यहाँ के जो लोग हैं दे आर आइदर कॉम्पीटिंग विद इन देमसेल्व्स और कोऑपरेटिंग विद इन देमसेल्व्स, एंड समटाइम्स दे आल्सो हैव कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो इनके जो रिलेशनशिप्स हैं ये इन 3 वर्ड्स के इर्द गिर्द रहते हैं ना। स्टेट भी है, स्टेट के साइड से यहाँ पे रेवेन्यू को असेसमेंट करने वाले लोग हैं, कलेक्टर्स हैं, रिकॉर्ड कीपर्स हैं। So we will be talking about all of them. Now if we see here, एग्रीकल्चर के लिए सबसे जो बेसिक आपके लिए जो चीज रिक्वायर्ड है दैट इज विलेज बेसिक यूनिट। नाउ इस बेसिक यूनिट में आपके अलग अलग फार्मर्स हैं, पेजेंट्स हैं। ये लोग जो हैं दे आर डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज। ये सॉइल को टिल करते हैं, सॉइल में सीड्स को बोते हैं, सोइंग ऑफ द सीड्स, हार्वेस्ट करते हैं व्हेन इट इज राइट, and this way they are contributing to the production of lots of goods. अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे इन्होंने मेंशन किया है अबाउट शुगर, ऑयल। ये आपके एग्रो बेस्ड गुड्स है, उनके भी प्रोडक्शन में आपको रूरल इंडिया का कंट्रीब्यूशन दिख जाता है। नाउ इफ वी सी, यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि आपका जो रूरल इंडिया है इट इज नॉट ओनली द सेटल्ड पेजेंट प्रोडक्शन, वो लोग ही नहीं है, बट देयर आर अदर एरियाज आल्सो। ड्राई लैंड है, हिली रीजन्स है, यहाँ पे ट्राइबल एरियाज की भी बात होगी, फॉरेस्ट की बात होगी, ऑल दैट इज देयर। नाउ सोर्सेस क्या है, अगर इन लोगों के बारे में हमें जो आज जानकारी मिल रही है उसके सोर्सेस क्या है, तो लिटरेरी सोर्सेस बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एन ए अकबरी का नाम मेंशन किया गया है, शॉर्ट में एन लिखा जाता है, लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, एंड ही वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर। अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन है, एंड ही इज राइटिंग ऑल ऑफ दिस। सो एन अकबरी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अस अगर हमें उस जमाने की हिस्ट्री के बारे में जानना है। बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है, टेक्स्ट है उस जमाने के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर हमें कहीं से मिलती है देन इट इज एन अकबरी। नाउ एक चीज याद रखिएगा, ये एन अकबरी लिखवाया गया है अकबर के द्वारा, तो पर्पस इसका यही है कि टू प्रेजेंट अ विजन ऑफ अकबर्स एम्पायर वेयर सोशल हार्मनी वाज प्रोवाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। कहने का सेंस ये है कि कहीं ना कहीं राजा का जो भी राज कर रहा है, यहाँ पे अकबर राज कर रहे हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव यहाँ पे झलक जाएगा इन किताबों में। तो कई बार क्या होगा, मान लीजिए अकबर के वक्त मैंने रिवोल्ट कर दिया, तो भाई एन अकबरी में क्या लिखा जाएगा, अकबर के पर्सपेक्टिव से लिखा जाएगा कि रोहित कुमार का रिवोल्ट तो हम खत्म कर देंगे। बट थैंकफुली क्या है, हमारे पास और भी कई रीजनल सोर्सेज हैं सब उसी वक्त के। सो वी हैव डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस जो कि आपके अलग अलग रीजन्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलते हैं, जिससे वी गेट टू नो सेकेंड हैंड नॉलेज ऑल्सो कि भाई जो अकबर बोल रहा है या एन अकबरी बोल रही है क्या वो सही है या उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है। सेम सोर्सेज आर ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हम लोग चैप्टर 10 में देखेंगे आगे। ना इफ वी गो अहेड, कुछ टर्म्स है, जैसे यहाँ पे देखिए सोर्सेज रेफर कि उस वक्त 2 तरह के पेजेंट्स थे, एक खुद काश्ता और पही काश्ता। ये लोग जो है ना गांव में रहने वाले रेसिडेंट्स है, जिस गांव में काम कर रहे हैं उसी के लिए रेसिडेंट्स है, यहाँ पे इनके पास लैंड है। जबकि ये हैं नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स, मतलब ये इस गांव के नहीं है, इनकी जमीन नहीं है, इन्होंने
यहां पर जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखी है, या इनकी जो जमीन है कहीं और हो सकती है, तो दे आर नॉट ऑफ दिस रीजन, दे आर नॉट ऑफ दिस विलेज। ना यहाँ पे बताया भी गया है कि भाई गांव में किसानों को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अधिकतर किसान के पास एक जोड़ा बुल्लक और 2 प्लाऊ होता था, इससे ज्यादा उनके पास नहीं, अधिकतर के पास तो ये भी नहीं होता था। गुजरात में कह रहे हैं कि अगर 6 एकड़ जमीन अगर फार्मर के पास है, ही इज कंसिडर्ड टू बी एफ्लुएंट, मतलब उसके पास पावर है थोड़ा, ही इज अ बिट रिच। सिमिलरली बंगाल में अगर 5 एकड़ आपके पास है तो दैट वाज द एवरेज पेजेंट फॉर्म या फार्म। 10 एकड़ रिच असामी, असामी आपका टर्म है, मतलब ये रिच पर्सन को रेफर किया जा रहा है। 10 एकड़ जमीन आपके पास है तो आप बहुत रिच हो जाते हैं। सो ऑल दैट इज बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर। अब यहां पे बात की जा रही है इरिगेशन की। देखिए उस जमाने में कई जगह कैनाल्स बनाए जाते थे, जिसको आप हिंदी में नहर या नाला कहते हैं, और स्टेट जो है इसमें अपना मदद भी करती थी। यहाँ पे एक शाहजहां के बारे में कहा गया कि एक पुराने शाह नहर, देख सकते हैं शाह नहर को इसने रिकंस्ट्रक्ट भी करवाया था पंजाब में। तो वहां पे जो आपके राजा थे और द किंग मुगल बादशाह, दे वुड बी गेटिंग दीज थिंग्स डन। सो कंस्टेंटली यहां पे मेंशन किया जा रहा है कि लैंड का एबंडेंस या सेकेंडली लेबर का अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ पेजेंट्स, की भाई कहां तक जाके ये काम कर सकते हैं। दीज आर द 3 फैक्टर्स दैट वुड कंट्रीब्यूट इन दोज डेज टू डिटरमाइन कि भाई कितना ज्यादा एग्रीकल्चर बढ़ सकता है ना। जहां पे बरसात अच्छी होती है वहां इरिगेशन की जरूरत नहीं होती थी, जहां बरसात उतनी अच्छी नहीं होती थी वहां पे आर्टिफिशियली आपको ये इरिगेशन के थ्रू पानी पहुंचाना पड़ता था। सो ऑल दिस इज बीइंग टोल्ड अबाउट। ना क्रॉप्स की बात करें, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं अक्सर राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। ऑटम में जो है वो है आपका खरीफ और राबी है स्प्रिंग में। सो यहां पे मेंशन किया जा रहा है कि 2 सीजनल साइकिल्स हैं आपके क्रॉप्स को उगाने के। एंड एनए अकबरी मेंशन करती है कि भाई जैसे आगरा में 39 वैरायटी ऑफ क्रॉप उगाए जाते थे, दिल्ली में 43, बंगाल में 50 वैरायटी के तो सिर्फ राइस उगा दिए जाते थे। आप देख सकते हैं लैंड की क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस उगता था। बट कई जगह गाइस अगर आपके पास अच्छी बरसात है, जमीन अच्छी है, तो 2 क्रॉप, 2 फसला, मिनिमम 2 क्रॉप्स वुड डेफिनेटली बी ग्रोन इन दोज लैंड। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्रॉप्स उगाया जा रहा है, जैसे राइस का मेंशन किया मैंने, राइस तो उगा रहा है क्योंकि खाने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जिसको कैश क्रॉप कहते हैं, जिसको इन्होंने जिन्स ए कामिल कहा है, मतलब परफेक्ट क्रॉप्स, बेस्ट एग्जांपल इसका है आपका कॉटन। तो क्रॉप्स लाइक दीज वेर आल्सो ग्रोन इन दोज डेज। जिन्स से कामिल, कॉटन के अलावा शुगर केन का भी इसमें एग्जांपल दिया गया है। इसी तरीके से और एग्जांपल्स हैं ऑयल सीड्स के, लेंटिल्स के। तो यहां पे लिख सकता हूं ऑयल सीड्स, लेंटिल्स, शुगर केन, ऑल दीज वेर ग्रोन इन दोज डेज। सिमिलरली अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यू कैन सी मेज का भी एग्जांपल दिया गया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कि मेज जो है भारत में आई वाया अफ्रीका एंड स्पेन, एंड 17वीं शताब्दी तक वेस्टर्न इंडिया का मेज हो गया मेजर क्रॉप। तो दिस वाज अबाउट दी क्रॉप ग्रोन ना। यहाँ पे कहते हैं अगर वहां पे अगर विलेज कम्युनिटी की बात करें तो 3 मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अगर आप विलेज कम्युनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना 3 मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं। एक तो कल्टीवेटर जो क्रॉप उगा रहा है, दूसरा पंचायत, बात करेंगे इसके बारे में, और तीसरा विलेज का जो प्रमुख है, मुखिया है, विलेज हेडमैन। यहाँ पे एक टर्म याद रखना है, मुकद्दम। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मुकद्दम को याद रखिए। विलेज हेडमैन को रेफर करते हैं एज मुकद्दम। अब यहाँ पे गए
अगर 2.1 में चलते हैं तो कास्ट एंड द रूरल मेनू में दिखा रहे हैं कि भाई अलग अलग कास्ट के लोग आपके गांव में, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है दलितों का, दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ दलित्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मेंशन किया गया है कि दो देयर वाज नो सेंसस एट टाइम देयर वर सच ग्रुप्स व्हिच कंप्राइज द लार्ज सेक्शन ऑफ विलेज पॉपुलेशन which had the least resources were constrained by their position in the caste hierarchy like the dalits of modern India। तो उस जमाने में भी जिस तरह आज आप जिनको दलित कहते हैं, जिनके पास सबसे कम रिसोर्सेज होता है, उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जिनके पास रिसोर्सेज वुड बी वेरी वेरी लिमिटेड। यू हैड सच पीपल इन दोज डेज आल्सो। सो ऐसे भी लोग हैं। यहाँ पे फिर और मेंशन किया गया जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में भी सबसे निचले पायदान पे ऐसे मीनियल लोग, जिनको स्कैवेंजर्स आप अंग्रेजी में कहिए या हलाल खोरन आप कहिए, इनको गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। सिमिलरली गाइस जो मल्लाह ज्यादा, गाइस अभी भी ये टर्म बिहार एंड ऑल में मल्लाह ज्यादा, मल्लाह मतलब सन ऑफ द बोटमैन, तो इन लोगों को भी गांव के बाहर, हिंदुओं में बाहर रख दिया जाता था। इनकी भी स्थिति वर्चुअली जो स्लेव्स की तरह थी। सिमिलरली गाइस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि धीरे धीरे कई बार जो आपके कुछ कम्युनिटीज थे दे वुड गो अप ऑल्सो। जैसे यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं राजपूतों की बात की गई है, जाट्स की बात की गई है। देखिए आप मारवाड़ में मेंशन किया गया कि राजपूत जो है वो पेजेंट्स हैं, और ये यहाँ पे जाट्स भी यही काम करते हैं। अब यहाँ पे जाट्स के बारे में लिखा गया है कि जाट्स को लोअर स्टेटस दिया गया है। सिमिलरली यूपी में दिया गया, गौरवास की बात की गई है कि यूपी में वृंदावन के पास आपका एक कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं गौरवास। इन्होंने यहाँ पे खुद के लिए राजपूत स्टेटस का डिमांड करना शुरू कर दिया। सिमिलरली आहिर की बात की गई, गुज्जर की बात की गई, माली की बात की गई। यहाँ पे आहिर, गुज्जर, माली ये लोग भी धीरे धीरे कास्ट हायरार्की में जो है दे आर कंटिन्यूअसली गोइंग अप, दे आर कंस्टेंटली गोइंग अप इन दी कास्ट हायरार्की। सो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं कास्ट पे बताया गया। सिमिलरली गाइस पंचायत एंड हेडमैन, मैंने पहले ही आपको टर्म बोल दिया है मुकद्दम। सो गाइस आपके गांव देहात में एक पर्सन है जिसको हम कह रहे हैं मुकद्दम, हु इज लीडिंग द पंचायत। अभी वो पंचायत जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है गांव देहात में। पंचायत का जो डिसीजन होगा वो सब लोगों पे मान्य होगा, एवरीबॉडी हैज टू ओबे दैट पर्टिकुलर डिसीजन। और पंचायत को जो पैसा मिलता है, फंड्स जो मिलता है वो कंट्रीब्यूशन से मिलता है। हर कोई कंट्रीब्यूट करता है कॉमन फंड में, एंड फ्रॉम देयर ये फंड मिलता है पंचायत को। दिस इज द रेवेन्यू जिससे आई वुड से दी panchayat would be operating in the villages, community welfare activities and all would be done by them. Now पंचायत के पास पावर है, आप देख सकते हैं एक पिक्चर कि भाई यहाँ पे मीटिंग विलेज एल्डर्स, जो बड़े लोग हैं गांव देहात के, और जो कलेक्टर्स है उनकी यहाँ पे हो रही है ना। पंचायत दे हैव द पावर टू लेवी फाइन्स, और अगर बहुत सीरियस पनिशमेंट देना है तो किसी को गांव से निकाला भी जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान एंड ऑल में यहाँ जाति पंचायत की भी बात की जा रही है। कई बार न्यूज में पढ़ते होंगे जाति पंचायत का भी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। ये जाति पंचायत समझ सकते हैं, कास्ट के जो पंचायत होते हैं, अगर आपके जाति के अंदर आपके कोई डिस्प्यूट हो गए तो कास्ट प्रॉब्लम्स, अगर डिस्प्यूट्स है कास्ट के अंदर, तो दिस वुड बी sorted by, this would be resolved by the जाति पंचायत, they would be resolving this here। इसके अलावा गए यहाँ पर महाराष्ट्र और राजस्थान से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि लोग पिटीशन भी डालते हैं पंचायत के पास। अगर उन्हें कोई भी शिकवा है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बेगार, बेगार मतलब किसी से काम करा लिया गया और उसको पैसा नहीं दिया गया, अनपेड लेबरर, तो ऐसे लोग भी पिटीशन दायर करते थे, एंड दैट वुड गो टू द पंचायत, एंड पंचायत वुड बी टेकिंग द कॉल ऑन देम, दे वुड बी डिसाइडिंग एवरीथिंग। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस एक चीज और कहा गया है कि पंचायत जो लोअर कास्ट के लोग, स्पेसिफिकली जो लोअर कास्ट पेजेंट्स थे एंड जो स्टेट के ऑफिसर थे या जमींदार थे, उनके भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती थी।
तो गाइस जैसे अगर मान लीजिए जमींदार ने बहुत ज्यादा डिमांड कर दिया कि हमें बहुत ज्यादा दीजिए आप कर, तो ये जो पंचायत है दे वुड इंटरफेयर एंड दे वुड डिसाइड कि भाई क्या किया जाए इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर मेंशनिंग कि भाई गांव में आर्टिसंस भी थे, ऑलमोस्ट 25% कई बार जो थे आपके किसी भी गांव में दे वुड बी आर्टिसंस। इसी कारण से आगे देखोगे ब्रिटिशर्स विल कॉल आवर विलेजेस एज लिटिल रिपब्लिक्स। हर तरह के लोग हमारे गांव में दिखेंगे आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव में, लिख नहीं रहा हूं समझा दे रहा हूं आपको, पॉटर मिलेगा, ब्लैकस्मिथ मिलेगा, कारपेंटर मिलेगा, बार्बर मिलेगा, इवन गोल्डस्मिथ मिलेगा, हु ऑल वुड बी ऑफरिंग डिफरेंट डिफरेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ना। डिफरेंट डिफरेंट ये जो सर्विस आर्टिसंस के द्वारा दी जा रही है वो उसमें इंडिविजुअल से अपना रेम्यूनरेशन खुद निगोशिएट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे देख सकते हैं जमींदार बंगाल में जो उस वक्त ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर या गोल्डस्मिथ को अपने काम के लिए एम्प्लॉय करते थे, दे वुड गिव देम अ स्मॉल डेली अलाउंस एंड डेट मनी। सो डाइट मनी मतलब खाने के लिए पैसा, डेली अलाउंस, इसी को बाद में जजमानी सिस्टम के तौर पे मेंशन कर दिया गया। कैश रेम्यूनरेशन भी हो जाता था, कई बार लोग कैश के तौर पे भी पेमेंट्स कर देते थे। सो ऑल दिस वाज डन। सिमिलरली देखिए जो मैंने पहले बोला ना, लिटिल रिपब्लिक, जो अंग्रेज हैं वो हमारे गांव को दे वुड बी समटाइम्स मेंशनिंग एज लिटिल रिपब्लिक। तो कहने का सेंस इसमें यह है कि अलग अलग लोग यहाँ पे एक ही गांव में रहते हैं एंड दे शेयर देयर वर्क अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। सो गाइस ये बहुत सिंपलिस्टिक इनका डेफिनेशन है, बट देन they mention this, and group of powerful individuals, they decide the affairs of the village, exploit the weaker sections and had the authority to give the justice, जिसकी बात हमने पंचायत की बात की। Similarly guys आप देख सकते हैं we talked about the artisans, जैसे weavers, इनको अपने काम के लिए कई बार एडवांस में मनी मिल जाता था, they would even get wages in cash। एंड सिमिलरली अगर कोई कॉटन का काम कर रहा है, सिल्क का काम कर रहा है, इंडिगो पे काम कर रहा है, इंडिगो मतलब नील, उन्हें भी ये सब पैसा दे दिया जाता था इन एडवांस। नाउ इफ वी मूव अहेड, विमेन, देखिए विमेन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समाज में। सबसे पहली बात है कि विमेन ही बच्चा पैदा कर सकती हैं। सो उस वक्त विमेन का इंपॉर्टेंस इस कारण से बहुत ज्यादा है, और इसलिए भी कई बार कोशिश की गई कि जो उस वक्त के मेन फोक थे ना, जो आदमी है, वो चाहते हैं कि औरतों पर वो अपना कब्जा जमाए रखें, उनको कंट्रोल में रखें। तो इसलिए देखिएगा हाउस होल्ड के ओनर जो है, वो मालिक जो है ना, वो मेन मेंबर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, ये जो विमेन है इनके साथ कई जगह पे खराब सलूक भी किया गया। जैसे अगर मेंस्ट्रुएशन कर रही हैं तो गाइस उस वक्त इनको हल छूने की इजाजत नहीं थी, या पॉटर का व्हील छूना अलाउड नहीं था वेस्टर्न इंडिया में। बंगाल एंड साइड में पान के ग्रोव्स में एंट्रेंस इनका मना हो जाता था अगर वो ये सब कर रही हैं। सिमिलरली विमेन, आपका आधा पॉपुलेशन है गाइस, तो आप देख सकते हैं स्पिनिंग करने का काम, नीडिंग, शिफ्टिंग, जो आपके पॉटरी के लिए होता है, शिफ्टिंग में ऐसा ये सब काम आपकी महिलाएं करती थी। सो वर्कर्स, विमेन वेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। मैं फिर कह रहा हूं गाइस, यहां देख सकते हो विमेन को इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जा रहा है बिकॉज दे ओनली हैव द कैपेसिटी टू चाइल्ड बियर अ चाइल्ड। ये चीज और कोई नहीं कर सकता, विमेन कर सकती हैं। सो इनवेरिएबली गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस था। ऑफ कोर्स मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा हाई थी, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की मौत हो जाती थी, मेनली बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, खाने को अच्छे से नहीं मिलता था। सिमिलरली डेथ चाइल्ड बर्थ के वक्त हो जाता था, एंड दैट्स व्हाई गाइस यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है दैट देयर कुड बी मेनी टाइम्स अ शॉर्टेज ऑफ वाइफ्स। जो हम लोग अभी भी पढ़ते हैं ना, सेक्स रेशियो, भाई महिलाएं कम हो जाती थी मेन के मुकाबले। ना अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी गाइस, मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे लोगों को डर होता था कि भाई फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, मेल मेंबर्स को ये डर रहता था कि महिलाओं पर उनका जो हक है वो कमजोर ना हो जाए। इसलिए कोशिश ये रहती थी कि वुमेन पे पूरी तरह कंट्रोल करके रखा जाए, एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता था। एंड अ लॉट ऑफ टाइम
इनको ड्रेकोनियन पनिशमेंट भी दे दिया जाता था अगर इनमें से किसी ने इनफिडिलिटी की है। सो दैट ऑल्सो वुड बी डन। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे दिखाया जा रहा है महिलाएं सारा काम कर रही हैं, यहाँ पे पत्थर तोड़ रही हैं। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे ये सामान उठा रही हैं, तो महिलाएं उस वक्त भी आपकी इकोनॉमी में पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स की बात की जाए तो गाइस यहाँ एक टर्म दिया गया कि उस जमाने में एक शब्द जंगली का प्रयोग किया जाता था। ना गाइस, आज के जमाने में जिस तरह हम लोग जंगली शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास कोई अपनी सिविलाइजेशन नहीं है, कल्चर नहीं है, उस जमाने में जंगली का मतलब होता था वैसे लोग जिनकी लाइवलीहुड आती है फॉरेस्ट प्रोड्यूस से। फॉरेस्ट से जो चीज ये कलेक्ट कर रहे हैं, अगर ये हंटिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऐसे लोगों को जंगली कहा जा रहा है। अफकोर्स कई बार जो लॉ मेकर्स हैं उनके लिए जंगल में रहने वाले लोग वैसे लोग होते थे जो समाज में उन्होंने कुछ खराब काम कर दिया और या ट्रबल मेकर्स हो, तो जंगल was also the place where these troublemakers would hide themselves। जैसे बाबर इनके बारे में कहता है जंगल के बारे में कि provides them a good defense behind which the people of the Pargana become stubbornly rebellious and pay no taxes। तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे शाहजहां किस तरह नील गाय का हंटिंग कर रहा है। ये रहा शाहजहां और ये नील गायों का यहाँ पे पिक्चर दिखाया जा रहा है, ही इज हंटिंग देम। तो यहाँ पे आपके जो उस वक्त के आपके राजा थे, बादशाह हुआ करते थे, इनको जंगलों पे डिपेंडेंस होता था बिकॉज फ्रॉम जंगल्स दे वुड गेट अ लॉट ऑफ एनिमल्स, स्पेसिफिकली लाइक एलिफेंट्स। आपको आर्मी में हाथियों की जरूरत है। सो कई बार पेशकश, पेशकश मतलब टू ब्रिंग समथिंग, तो ट्रिब्यूट के तौर पे जंगल के लोग जो हैं इन लोगों को दिया करते थे एलिफेंट्स। सो फॉरेस्ट पीपल वुड ऑफन गिव द किंग्स as a tribute these elephants in those days। तो गए पिक्चर भी मैंने अभी दिखाई आपको हंटिंग की। हंटिंग के थ्रू क्या होता था, राजा महाराजा या जो बादशाह होते थे ना, वो हंटिंग के लिए आपके गांव देहात की तरफ जाते थे, जंगल की तरफ जाते थे। इससे क्या होता था, दे वुड बी ट्रैवलिंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ देयर ओन एम्पायर। इससे वो लोगों के बारे में जान सकते थे। दे वुड नो अबाउट द एम्पायर, दे वुड पर्सनली लिसन टू द ग्रीवांसेस ऑफ द इनहैबिटेंट्स एंड दैट्स व्हाई गाइस आपके कई सारे पिक्चर्स आपको हंटिंग के मिलते हैं ऑल ओवर द कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस यहाँ पे एक्सटेंसिवली कमर्शियल एग्रीकल्चर भी किया जाता था। जैसे फॉरेस्ट के कई सारे प्रोड्यूस यहाँ पे मेंशन किया गया है। फॉरेस्ट से जो चीजें आपको मिलती हैं जैसे गम लैक, beeswax, similarly हमने call this honey, शहद की बात भी की जा रही है। तो शहद, all these goods were in a much demand in those days। इनका डिमांड उस वक्त बहुत हाई रहा करता था। So all this would be happening। Apart from this, let us move ahead। अगले में जाते हैं जमींदारों के प्रति। क्या जमींदार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मुगल इंडिया में। इनके पास इनकी मिल्कियत है। मिल्कियत मींस पर्सनल लैंड। बहुत बड़ी संख्या में दे हैव ह्यूज एरियाज ऑफ दिस मिल्कियत। दिस इज कॉल्ड पर्सनल लैंड, दैट मींस प्रॉपर्टी। सो गाइस ये जो मिल्कियत है इस पे कल्टीवेशन होता था। और इस पे कल्टीवेशन कौन करेगा, इस मिल्कियत पे कल्टीवेशन करेगा वो जिसको इन्होंने हायर किया होगा। हायर्ड पीपल या लेबरर्स कह दीजिए, हायर किया गया है लेबरर्स को। ये लोग इन जमीनों पर, खुद तो जमींदार काम नहीं करेंगे, दे वुड बी हायरिंग द पीपल। ऑफ कोर्स उनको कुछ पे कर दिया जाएगा एंड ऑल दैट। इसके अलावा गए इनके पास अपने किले होते थे, फोर्ट्रेसेस होती थी। इनके पास अपनी आर्म्ड कंटिंजेंट भी होती थी, मतलब आर्मी हुआ करती थी। जैसे कैवेलरी है, आर्टिलरी है एंड इन्फेंट्री है। अगर समझो बहुत लोग जमींदार नहीं होंगे, बहुत नैरो ग्रुप ऑफ पीपल वुड बी जमींदार। अगर अबुल फजल के एनेक्बरी की बात करें तो वो कहते हैं कि सर्टेन अपर कास्ट मेंबर्स लाइक ब्राह्मण, राजपूत कंबाइंड, ये रूरल सोसाइटी को कंट्रोल करते थे।
and they would be coming from this particular I would say group. They would be representing these groups. इसके अलावा guys यहाँ पे मेंशन करते हैं that these zamindars could sell, जो भी ये यहाँ पे प्रोड्यूस इनके लैंड से आ रहा है, so they would be selling it in the markets. So markets, इसका टर्मिनोलॉजी उस जमाने में हार्ट्स यूज होता था, हार्ट्स बनाए जाते थे, इन हार्ट में इन चीजों को बेचा भी जाता था बाय दी जमींदार. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आगे अगले चैप्टर्स में भी पढ़ना है इसको. लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुगल कैसे सरवाइव करेंगे. इसके लिए इन्होंने ऑफिस बना रखा था जिसका टर्म है दफ्तर, और इस ऑफिस का ऑफिसर है दीवान. दीवान का काम है पूरा फिजिकल सिस्टम को सुपरवाइज करना. Now under this department there would be many people, revenue officials होंगे, record keepers होंगे, and दो मेजर काम होता था. फर्स्ट मेजर काम होगा कि भाई असेसमेंट करिए कितना अमाउंट है, एंड देन कलेक्शन करिए. जैसे गाइस दो मेजर काम होंगे. पहले आपको असेसमेंट करना होगा कि भाई किसी भी जमीन से कितना आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, देन यू वुड गो फॉर दी कलेक्शन. Now guys, अकबर के टाइम पे हाउ दिस इंटायर सिस्टम वाज रिजिड, उसको हम लोग पढ़ेंगे इन ब्रीफ और इन ग्रेट डिटेल व्हेन वी आर डूइंग आवर लेक्चर. बहुत इंपॉर्टेंट है, जमींदारी सिस्टम पे सवाल आ चुका है, एंड वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस. एंड वी शैल सी, यहाँ पे मेंशन है कि औरंगजेब तो अपने समय में 1665 में औरंगजेब के बारे में कहा जाता है, he had instructed his officers to prepare annual record. हर साल एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करिए कि भाई कितने कल्टीवेटर्स हर गांव में है. दिस इज समथिंग दैट औरंगजेब हैड लेटर सेड टू हिज पीपल. लास्टली गाइस, यहाँ फ्लो ऑफ सिल्वर की बात की जा रही है, क्योंकि देखो इंडिया में ना सिल्वर का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है. फिर भी इंडिया, बिकॉज वी डिड अ लॉट ऑफ ट्रेड, वी हैड हाई बिग अमाउंट्स ऑफ सिल्वर इन दोज डेज. एंड इसमें एक आपके आई वुड से योर ट्रैवलर का नाम मेंशन किया गया है गाइस. इटालियन ट्रैवलर है 1690 में, जियोवानी कैरेरी. इसका नाम मेंशन किया गया है कि ये बताता है कि किस तरह से अक्रॉस द ग्लोब भाई चांदी जो है भारत में उस जमाने में पहुंचा करती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एने अकबरी की बात की जाए तो गाइस इसमें बताया जा रहा है कि एने अकबरी जो है ना, ये जो किताब है आपकी, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर बुक नोन एज अकबरनामा. अकबरनामा बेसिकली इज 3 बुक्स. तो इसमें बुकों के बारे में कहा जा रहा है कि द फर्स्ट टू प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल नैरेटिव, एंड दी फर्स्ट 2 बुक्स के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे, एंड एने अकबरी इज द थर्ड बुक. तो गाइस इस बुक में बताया जा रहा है कि अकबरनामा में 3 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 की बात हम लोग चैप्टर 9 में करेंगे अगले हिस्ट्री सूत्रा में, और थर्ड बुक है आपका एने अकबरी. ना गाइस फर्दर ये एने अकबरी डिवाइडेड है. आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एन जो है ना खुद में 5 किताबों में डिवाइडेड है, जिसको कहा जाता है दफ्तर. इसमें पहली किताब है मंजिल आबादी. इसमें इंपीरियल हाउसहोल्ड मतलब जो शाही घराना है उनके बारे में मेंशन किया गया, उनका मेंटेनेंस कैसे होता है. सेकंड सिपाह आबादी, सिपाही शब्द से सिपाह आ गया, मिलिट्री के बारे में मेंशन किया गया, एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहां सेकंड बुक में मेंशन किया जा रहा है. थर्ड बुक इज मुल्क आबादी, रेवेन्यू नोट्स के बारे में, रेवेन्यू रेट्स के बारे में मेंशन किया जा रहा है, फिजिकल साइड ऑफ द एम्पायर के बारे में मेंशन किया जा रहा है. एंड हियर दे हैव इवन मेंशनड इट एट द सूबा लेवल. सूबा मींस प्रोविंस. एंड गाइस यहां पे बताया जा रहा है 8 कॉलम्स बना के सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते थे. परगनत, महल, किला, अर्जी, जमीनें पेमुदा, मेजर्ड एरिया, नकदी, रेवेन्यू एक्सेस इन कैश, Surghal, grants of revenue and charity, zamindar. Column 7 and 8 contain all that. So ये सारी इंफॉर्मेशन इस किताब में दी जाती थी. Last but not the least guys, आप देख सकते हैं the auspicious sayings. And is, just one second.
लास्टली अगर फोर्थ एंड फिफ्थ बुक की बात करो तो यहाँ मेंशन करते हैं कि रिलीजियस लिटरेरी कल्चरल ट्रेडिशंस, उनकी बात इनके चौथे और पांचवें किताब में की गई है. सो this was all about this history sutra. Again I'll repeat guys, याद रखना this is something that we are doing. अभी बहुत ओवरव्यू दे रहा हूं, क्लास में आइए, इसको पूरी तरीके से विस्तार से पढ़ा जाएगा. ऑफ कोर्स वी हैव टाइमलाइन, इस मुगल एम्पायर का लैंडमार्क का टाइमलाइन दिया गया है, आप खुद से देख सकते हैं. एंड अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एवरीवन. फिर मिलते हैं अगले हिस्ट्री सूत्रा में चैप्टर 9 इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, गुड बाय.